जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक सेकंड सेक्शन डॉक्टर अंजुम मसूद के साथ करेंगे और बच्चियां ये कैसे पालते हैं। मैंने तो आपको बड़ी दफ़ा बताया है कि हम काफ रेयरिंग कैसे करते हैं। डॉक्टर साहब आप बताइएगा, सबसे पहले बच्चा पैदा हो गया तो जो आप प्रोटोकॉल्स करते हैं बच्चे के पैदाइश के बाद, तो आपके कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं आप जो फार्मर्स को रिकमेंड करेंगे कि यार स्पेशली गर्मी के मौसम के हवाले से। अब आगे गर्मी का मौसम आ रहा है, शिपमेंट ये मार्च में पहुंची है, अप्रैल के अंदर शायद आई है, तो ये आगे जाके जून जुलाई अगस्त में काविंग्स होनी है, तो लोग आज से ही तैयार हो जाएं। तो कौन से प्रोटोकॉल हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है तो आप उनको अडॉप्ट करते हैं? जी, उसमें सिंपली ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले कि उसका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आपने अच्छे तरीके से क्लियर करना होता है। जितना भी कह लें कि उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसके नॉस्ट्रल के अंदर, मुंह के अंदर जितना भी म्यूकस है वो अच्छी तरह से आपने साफ़ करना होता है। उसके बाद आपने उसकी जो है वो नेवल डिप करनी है, ठीक है। उसमें सिंपल क्या किया जाता है कि उसका जो नेवल कार्ड है उसको खोल के उसके अंदर थोड़ा सा टिंक्चर आयोडीन का या कोई भी एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन है वो डाल के 1.5 से 2 इंच का जो है फासला छोड़ के बॉटम से जहाँ पे उसका जुड़ाव होता है नेवल कार्ड का, उसको या तो कार्ड का मतलब नाड़ू या तो उसको टाई कर दिया जाता है या नीचे से धागा बांध दिया जाता है। तो उसके बाद सिंपली जो है बच्चियों की बात हो रही है तो उसका वज़न कर लिया जाता है, ठीक है। तो वज़न करने के बाद बेसिकली जब वज़न किया जाता है तभी टारगेट जो है वो सेट करते हैं कि टारगेट ये होता है कि हमने ये जो बच्ची है इसको जवान करना है 12 से 14 माह में, ताकि 12 से 14 माह पे जाके ये अपना जो टारगेटेड वेट और हाइट जो है वो अटेन कर ले और इसको जो है वो दोबारा प्रेग्नेंट किया जा सके या गबन किया जा सके, ठीक है। तो उसमें कह लें कि डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं बच्चों में सबसे ज़्यादा जो मसले मसाइल आते हैं, जो डेथ होती है वो ज़्यादातर या तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से होती है या डायरिया की वजह से होती है। तो डायरिया और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दोनों का जो है वो तल्लक वो दूध पिलाने के तरीके से है और दूध की मकदार से है, ठीक है। तो सिंपली अगर बच्चा छोटा है तो पहले 15 दिन आप उसको फ्रेश दूध जो है वो 1.5 लीटर जो 3 टाइम का जो है पिलाएँ, ठीक है। तो जैसे ही वो 15 दिन का हो जाए तो तब आप उसका दूध जो है वो 2 लीटर पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें भी अब 2 मेथड हैं। कुछ लोग जो हैं वो पेल फीडिंग पे, यानी कि कह लें कि कौले वगैरह में या किसी बकेट वगैरह में, बाल्टी वगैरह में रख के दूध पिलाते हैं, और कुछ लोग जो है वो निपल के ज़रिए पिलाते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि वो निपल के ज़रिए है, लेकिन निपल के तरीके से जो दूध पिलाते हैं उसमें ये रिस्क है कि ड्रेंचिंग हो सकती है, यानी कि सांस की नाली में दूध चला जाता है। तो जब सांस की नाली में दूध चला जाता है तो निमोनिया की शिकायत बच्चों में आ जाती है, फिर उनकी ग्रोथ जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। दूसरी तरफ मकदार की बात है, अगर आप बच्चों को दूध ज़्यादा पिला देंगे तो तब उनको डायरिया वगैरह लग सकता है। तो बिल्कुल कैलकुलेटेड अमाउंट में बच्चे को दूध पिलाएं और ख्याल करें कि उसको ड्रेंचिंग ना हो, ठीक है। ये दूध के हवाले से है। और बच्चे को उतनी देर तक दूध पिलाएं जब वो 80 kg जो अपना वेट अटेन कर ले, चाहे वो 60 दिन पे कर ले, चाहे 65 पे कर ले, चाहे 80 पे कर ले, ठीक है। तो जब वो 80 to 90 kg अपना वज़न अटेन कर ले उसको दूध पिलाना बंद कर दें। इसके अलावा बात है कि आपने जो उसको बच्चे को काफ स्टार्टर है वो डे 2 से जो है वो स्टार्ट कर देना है। डे 2 से आपने उसको काफ स्टार्टर स्टार्ट करना है। उसकी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से होगी, और साथ ही जैसे ही वो उसकी एज कह लें कि 7 से 15 दिन के अंदर आएगी, आपने उसको कह लें कि वही जो स्टार्टर है अगर आप उसको मैश फार्म में ले जाएं और उसको अच्छी तरह से कह लें कि अगर लूसन ड्राई है उसकी हे बना लें या तूड़ी वगैरह ले लें, उसके अंदर मिक्स करके अगर आप उसको ऐड करना शुरू कर देंगे तो इसका ह्यूमन डेवलपमेंट पे बड़ा अच्छा असर जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रैक्टिस है फीडिंग के हवाले से। इसी तरह से कह लें कि जितना भी बच्चा खाता जाए आपने उसको एड लिप्टम देना है, ठीक है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जो बच्चे की ग्रोथ है वो राउंड अबाउट कह लें कि 900 ग्राम जो है वो प्लस ही होगी, ठीक है। राउंड अबाउट 1 kg होगी इंशाल्लाह। बाकी इसके अलावा छोटे छोटे प्रोटोकॉल हैं। गर्मियों में ज़्यादा मक्खियों मच्छरों का इस तरह का कह लें कि अगर फार्म किसी ऐसी जगह पे है, विसिनिटी में इर्द गिर्द के एरिया में चिचड़ वगैरह भी हो सकते हैं, तो बीमारियों से बचाने के लिए सिंपली कह लें कि आपने डे 2 पे जो है बच्चे को वो ब्यूटालैक्स का इंजेक्शन लगाना है, डे 7 पे इमीज़ोल का लगाना है, और डे 15 पे आपने उसको आइवरमेक्टिन का जो है वो एक शॉट दे देना है। अगर आप ये प्रैक्टिस अडॉप्ट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो जितने भी पैरासाइट के इशू हैं ये नहीं आएंगे। बाकी
सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो बच्चे की बेडिंग अच्छी होनी चाहिए, जिस जगह पे वो रहता है वो कंफर्टेबल हो, ठीक है। अब अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में बार बार जो है कह लें कि उसकी सैंड जो है उसके नीचे फेंकें, उसको हल्का सा तरौंका लगा दें, पंखे वगैरह मौजूद होने चाहिए। जैसे ही देखें कि बच्चे होंकने शुरू हो गए, यानी कि अगर उनकी पेंटिंग करना शुरू हो गए, आप उनको नहलाएं, ठीक है। वेंटिलेशन को जो है वो प्रॉपर रखें। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। बाकी इसके अलावा पानी जो है वो बच्चों के अंदर हर वक्त मौजूद होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्राम द डे 7, ठीक है। जब आपने बच्चे को दूध पिलाना हो तो दूध पिलाने के बाद 1-2 घंटे के लिए आप पानी जो है वो साइड पे कर दें, उसके बाद दोबारा एड लिप्टम जो है वो फ्रेश वाटर जो है वो आप बच्चे को प्रोवाइड करें। उस पानी के अंदर आप जो है वो ग्लूकोज वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, कोई एंटीसेप्टिक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। आप एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी वगैरह, सैक्रोलाइट, ORS वगैरह ये भी कह लें कि बच्चों को बूस्ट करने के लिए गर्मियों में वो दे सकते हैं। बाकी ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए आपने इस तरह से चार्ट डेवलप करना है। उसका तरीकाकार ये है, मिसाल के तौर पे आपने अगर 14 माह पे या 12 माह पे जो टारगेट 60% ऑफ द अडल्ट बॉडी वेट लेना है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उसका जो है उसको हम टारगेट वेट से माइनस कर देते हैं, और ओवरऑल हमारा जितना भी रिक्वायरमेंट वाला वेट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं 12 माह पे या 14 माह पे, तो वो आपकी पर डे की एवरेज निकल आती है। तो आपने थ्रू आउट द पीरियड जो है वो अपनी एवरेज जो है वो मेंटेन करनी होती है। तो एवरेज हमेशा मैनेजमेंट से और फीडिंग से ही मेंटेन होती है। जी डॉक्टर साहब ने बहुत मुफस्सल अंदाज से चीज़ों को पेश कर दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कुछ जगहों पे रोटा कोरोना वायरसेस का बड़ा इशू है, जैसे आपने बताया डायरिया के हवाले से, और आगे गर्मी का मौसम है, तो इवन दो कि अगर आप डैम की वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, एक वैक्सीन की जाती है जी माँ को 245 से 250 दिन की प्रेगनेंसी पे, वो वैक्सीन का नाम है रोटागाल। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके वोले से, माँ के वोले से बच्चे के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत चले जाती है। डॉक्टर साहब गर्मी के मौसम में कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी पुअर होती है, अक्सर औकात ही स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे रोटा कोरोना के इशू ज़्यादा हैं, और ऐसा एरिया जहाँ पे बोवाइन रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ हैं, आपका पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, BRSV है, इन चीज़ों से बचने के लिए क्या प्रोटोकॉल अख्तियार करना चाहिए? जैसे मेरे पास कुछ फार्म है जहाँ पे ये इश्यूज़ हैं जिनके पे मुझे डेफिनेटली अकॉर्डिंगली डील करना पड़ता है। एक फार्म मेरे पास ऐसा भी है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी कोई नहीं अल्लाह के फजल से। तो वो लोग जहाँ पे इश्यूज़ हैं तो उनके लिए क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए? उसमें जिस तरह डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया कि इसमें सारा यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त या कह लें कि एंटीबॉडीज़ के यानी कि माँ से जो है बच्चे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त का ट्रांसफ़र होने का अमल है, ठीक है। अगर तो वैक्सीन कर दी है माँ को, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी और वो दूध के ज़रिए, कोलेस्ट्रम के ज़रिए बच्चे तक पहुँच जाएंगी। अगर आपने अपने हार्ट को कह लें कि अगर ये काम नहीं किया, सबसे पहली बात तो ये है कि वायरस हमेशा बॉडी पे तब अटैक करता है जब आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़ होगा, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर होगी जो बच्चे को स्ट्रेस में लेके जाती है, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ होता है। जब कंप्रोमाइज़ होगा तो अगर रोटा कोरोना मौजूद है तो तब ये कह लें कि अपना असर दिखाना शुरू करेगा। अगर हार्ट में रोटा कोरोना नहीं है तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये तकरीबन कह लें कि बाहर से इम्पोर्टेड है, तो वहाँ यूरोप में रोटा कोरोना का इशू है। तो इसमें अब दो चीज़ें हैं, अगर तो कोलेस्ट्रम के अंदर यानी कि माँ अगर वैक्सीनेटेड नहीं है, और इसका मतलब है कि बच्चे जो मदर का कोलेस्ट्रम है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, और अगर बच्चे के अंदर रोटा कोरोना लोकली मौजूद है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उस सूरत में आपको कह लें कि एंटीबॉडीज़ जो है वो प्री फार्म में देनी चाहिए। उसके लिए डिफरेंट कह लें कि प्रोडक्ट्स मिलती हैं। मेरे जहन में उसके मुताबिक ग्लोबिजन काफ पेस्ट है, रोटा कोरोना की एंटीबॉडीज़ ये मिल जाती हैं। तो सिंपली क्या किया जाता है, ये ट्यूब्स मिलती हैं आपको, बच्चों को एंटीबॉडीज़ की जो है वह ट्यूब वो पेस्ट की फार्म में इनको आप खिलाएँ अगर ये इशू बनता है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि वायरस हमेशा तब वायरस मौका ढूंढेगा, तो आपने उसको मौका नहीं देना। मौका कब आता है, जब आप अंडर फीडिंग ऑफ कोलेस्ट्रम मिल्क या ओवर फीडिंग ऑफ कोलेस्ट्रम और मिल्क ये करेंगे,
सफाई प्रॉपर नहीं होगी, पानी गंदा हो गया, जो आपने स्टार्टर दिया है उसकी कंपोजिशन प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से डायरिया लग गया है, बच्चा स्ट्रेस में चला गया। कह लें कि जो काम शुरू होता है वो बेसिकली किसी वजह से जब बच्चा कंप्रोमाइज़ होता है तब शुरू होता है। अब मेरा तजर्बा ये है कि मेरे पास कह लें कि मैं बहुत सारी जगह पे कंसल्टेशन दे रहा हूँ, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह का इशू नहीं आया। तो उसमें कह लें ये है कि मैं अपने प्रोटोकॉल बड़े स्ट्रिक्ट रखता हूँ। उसमें कह लें कि ओवर फीडिंग, अंडर फीडिंग, बच्चे को सांस के मसले से बचाना और डायरिया से बचाना, ये मेरी मेन प्रायोरिटी होती है। और इसको बचाने के लिए हद्दुल वसा जो भी प्रोटोकॉल अडॉप्ट करने पड़ें वो हम करते हैं। तो अगर ये अडॉप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मसला नहीं बनता, लेकिन अगर मसला आ जाता है तो फिर रोटा कोरोना आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो इस मसले की वजह से मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इर्द गिर्द के बहुत सारे फार्म जो है वो रब्ता करते हैं कि रोटा कोरोना आ गया है, और उनके बहुत सारे जो है बच्चे वो एक्सपायर होते हैं। मिसाल के तौर पे 50 में से 10, 12, 15 कह लें कि बच्चे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो अगर ये सिनेरियो कहीं पे चल रहा है तो तब लास्ट ऑप्शन यही है कि आप वैक्सीन करें और एंटीबॉडीज़ की फार्म में जो है उसको पेश दें। जी बेहतर ये है कि रोटा कोरोना ट्यूब मिल जाती है मार्केट में, बच्चा पैदा हो तो वोले के साथ ही ना जी वो ट्यूब उसको पिला दें। ये जितने बच्चे बैठे मैंने सबको पिलाई हुई है। अच्छा, दूसरे नंबर पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में डॉक्टर साहब अगर आप कहें तो एक शेयर कर दूं मैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर आ जाते हैं, और ये आप यकीन करें कि एरिया टू एरिया इसकी प्रेवलेंस है, तो इसमें एक काम जो आप कर सकते हैं, आपको एक वैक्सीन मिलेगी इनफोर्स 3 आपको दुबई से लानी पड़ेगी, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो ये आपकी लोकल इम्यूनिटी पैदा करती है। ये आपने 1 ml नाक के दोनों अतराफ़ पे आपने बच्चे को ये वैक्सीन कर देनी है, तो उससे बच्चे को लोकल इम्यूनिटी मिल जाती है। और बच्चे के वैक्सीन स्केड्यूल में जब बच्चा 18 से 20 दिन का हो जाए तो उसको क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन करवा दें, कोवैक्सीन। और जैसे ही बच्चा आपका 28 to 30 डेज़ का हो जाए, आप उसको रेस्पिरेटरी वैक्सीन जो है कैटल मास्टर गोल्ड अवेलेबल है, आप इसको करवा दें। और जब 40 डेज़ का हो जाए तो आप बच्चे को FMD की वैक्सीन करवा दें। और 30 दिन के बाद इनके बूस्टर जो हैं आप बच्चे को करवाते जाएं। ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एक अलहदा सेशन डिटेल में दोबारा कर लेंगे इस पे वैक्सीनेशन के हवाले से। डॉक्टर साहब, ये जो साइलेज है और ये जो ग्रीन फॉडर है, ये किस एज पे रिकमेंड करते हैं? ये बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि बच्चे को सब्ज़ चारा और साइलेज कब देना चाहिए, कितनी उम्र में? बेसिकली तो कह लें कि ये इसकी ज़रूरत क्यों होती है। अब डॉक्टर साहब जो आपने सवाल किया है, क्योंकि लोग क्यों पूछते हैं, होता यह है कि बच्चों के पेट लटकने शुरू होते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो लोग इसको ये सवाल जो है अक्सर पूछते हैं। तो उसमें यह है कि वीनिंग के बाद मोस्टली कह लें कि आप ग्रीन फॉडर या यानी कि 3 महीने बाद ग्रीन फॉडर या साइलेज जो है वो ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ फार्मर ऐसे भी हैं जो लिमिटेड अमाउंट में साइलेज जो है वो कह लें कि तकरीबन 1 माह की एज से वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसमें वो करते क्या हैं, कंसनट्रेट का या जो उनकी ड्राई है या वीट स्ट्रा वगैरह होता है या लूसन की है उसका पोर्शन, और जो कंसनट्रेट का पोर्शन है वो ज़्यादा रखते हैं, और साइलेज का पोर्शन जो है वो थोड़ा कम रखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चे का जो है वो कह लें कि र्यूमन बहुत ज़्यादा कह लें कि स्पीड से डेवलप नहीं करेगा। जब र्यूमन बहुत ज़्यादा स्पीड से डेवलप करता है तो पेट जो है वो नीचे उसके गोला सा बन जाता है, ठीक है, और पेट लटकना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से बच्चे की जो है वो ग्रोथ है, कह लें कि हाइट इन टर्म ऑफ हाइट वो भी जो है वो असरअंदाज होती है। अगर आप बच्चे से प्रॉपर हाइट लेना चाहते हैं तो उस सूरत में आप जो है साइलेज और जो ग्रीन फॉडर है वो वीनिंग एज के बाद शुरू करें, यानी कि 3 माह के बाद। लेकिन बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो कि 1 माह से लिमिटेड अमाउंट में ये सिर्फ साइलेज, ग्रीन फॉडर ही साइलेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब किस्म मुख्तर से यही है कि अगर बेहतर ये है कि आप वीनिंग के बाद मतलब 3 माह के बाद ही शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में साइलेज कर लें आप 3-3.25 माह की उम्र पे, और ग्रीन फॉडर को बेहतर है कि 2 माह उससे भी लेट कर लें तो इवन ज़्यादा बेहतर है। सेशन ख़त्म करने से पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, ये धूप यहाँ तक आ गई है, और ये तकरीबन 1, 2, 3 और ये तकरीबन कोई 75 फीट धूप शेड के अंदर आ चुकी है। और अभी टाइम तकरीबन 4:45 का हुआ है। गायें जो हैं ये शावर के नीचे खड़ी हैं, पीछे बंकर में धूप है और ये नहीं बैठना चाहती,
क्योंकि पीछे धूप लगती है, गर्मी महसूस होती है, ये सिर्फ यहाँ पे खा रही हैं, इनका पीछे बैठने को दिल नहीं कर रहा। इसीलिए ये जो डॉक्टर साहब दिखा दें, ये जो शीट लगती है ना, ये सामने एक रॉड नज़र आ रहा है आपको जिसके ऊपर लाइट लगी हुई है। इस रॉड के ऊपर ये टोटल एरिया आपने शीट लगा के बंद कर देना है, उससे ये धूप जो है ना अंदर ये बहुत कम आएगी। इसी तरह आपने राइट साइड पे, ईस्ट वाली साइड पे, मशरिक पे भी और मगरिब पे भी आपने ये शीट लाजमी लगवानी है। अदरवाइज़ यही काम होगा कि जानवर जो है शावर के नीचे खड़े हो जाएंगे आके और यहाँ पे खड़ा होना पसंद करेंगे। पीछे हालांकि पंखा चल रहा है वहाँ पे नहीं बैठना पसंद करेंगे क्योंकि पंखर में धूप बहुत ज़्यादा है। तो इस बात को खासा जो है ना आप अपने जहन में रखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, रोज़े की हालत में हमने बहुत बुला लिया आपको। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।